रोहन गुप्ता का भी एक नाम है, राष्ट्रीय सचिव हैं। रोहन गुप्ता को आप अगर 2-3 साल पहले टीवी डिबेट्स में देखेंगे तो वो कांग्रेस पार्टी का पक्ष लेते हुए दिखाई देंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के आईटी सेल के मुखिया रह चुके हैं, लेकिन ये बीच में बीजेपी में आ गए थे। गुजरात से आते हैं और बीजेपी ने अब इनको राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया है। तो इस सूची में मूल रूप से बीजेपी के ही लोग नहीं हैं, बहुत सारे कांग्रेस के लोग हैं और बहुत सारे आम आदमी पार्टी और तमाम और दल से आए हुए लोग भी हैं। इसके अलावा इस लिस्ट के आने से पहले बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी कि हिमाचल प्रदेश से आने वाले अनुराग ठाकुर, जो हमीरपुर से सांसद हैं, कई बार के पिता उनके मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हिमाचल प्रदेश के पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, क्या उन्हें इस सूची में जगह दी जाएगी। खूब चर्चा थी इसकी, लेकिन इस लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं है। इसके अलावा राघव चड्ढा को लेकर भी खूब चर्चा हो रही थी, लेकिन उनका भी नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है। क्या लगता है शिवेन जी, क्या अनुराग ठाकुर को आने वाले समय में जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा उसमें जगह दी जाएगी, इसलिए उनको इस लिस्ट में नहीं रखा गया है? ठाकुर जो है निश्चित तौर पर बीजेपी के बड़े नेता हैं, मुखर हैं, प्रखर वक्ता हैं, आप देखते ही हो। लेकिन बीजेपी इस समय साथ साथ ऐसे अवसरों पर नए चेहरे भी तैयार करती है। बिल्कुल, नए चेहरे तैयार करती है, नए लोगों को साथ में लाती है, क्योंकि अब उन्हीं चेहरों पे बार बार उन्हीं, जैसे आप टीम में देखते हो कि बड़े नए नए खिलाड़ी भी तो चाहिए, तो वो संतुलन वो बनाती है। अनुराग जो ठाकुर है वो उनके लिए वैसे भी एक बहुत बड़ा एसेट है। अगर वो इस किसी पद पे होते हुए भी अगर यूपी में किसी जगह पर जाके उनका आगमन होगा, रैली होगी, तो भीड़ इकट्ठी होगी अनुराग ठाकुर के नाम पे। बिल्कुल, वो एक ऐसा चेहरा है। दूसरी बात आपने रोहन गुप्ता की कही। देखिए, रोहन गुप्ता का बड़ा दिलचस्प किस्सा है। हमने दिल्ली चुनाव से कुछ पहले देखा था कि वो इसमें आ गए बीजेपी में, लेकिन सबसे बड़ी बात हुई जब उन्हें टिकट दिया गया कांग्रेस का और उन्होंने कहा मैं लड़ने की स्थिति में नहीं हूं। बिल्कुल, 2024 का वहां से खटास पड़ी। और देखिए, उस समय परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि जो राजनीतिक लड़ाई, खासतौर से टीवी चैनल की डिबेट हो या ग्राउंड पे हो, उस समय कई बयान ऐसे राहुल गांधी के हुआ करते थे, कई बयान कांग्रेस के ऐसे हो कि उन्हें डिफेंड करना मुश्किल होता था। तो उस समय एक तो ये रोहन गुप्ता, एक और हैं जो बहुत अच्छे फाइनेंस के जानकार हैं, गौरव बल्लभ। हाँ, तो ये दो बहुत बड़े, मैं मानता हूँ, कांग्रेस को इतने ज़बरदस्त तरीके से उस परिस्थिति में भी डिफेंड करते थे। बहुत अच्छे इनके मीडिया प्रवक्ता हुआ करते थे, लेकिन वो बीजेपी में आए हैं क्योंकि उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए ऐसे हालात थे कि उन्हें डिफेंड करना मुश्किल हो रहा था उनके हिसाब से। तो वो इधर आए हैं, बीजेपी उनका बेहतर इस्तेमाल अब कर रही है। बिल्कुल, तो रोहन गुप्ता का नाम भी शामिल है। इसके अलावा बहुत सारे और भी नाम हैं, जैसे ऋतुराज सिन्हा जो बिहार से आते हैं, उन्हें भी इस टीम में जगह दी गई है। और कुछ फेरबदल नहीं हुए हैं, जैसे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री का जो पद है, जो कहा जाता है कि बीजेपी में आरएसएस का एक पद होता है, आरएसएस का एक आदमी आके बीजेपी में बैठता है, जो बीजेपी के बहुत सारे बड़े फैसलों में उसकी सुनी जाती है या उसका कहा माना जाता है। बीएल संतोष, वो अभी भी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के पद पर रहेंगे। इसके अलावा पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है, मुंबई से सांसद हैं, इस वक्त केंद्रीय मंत्री हैं, लगातार केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं जब से नरेंद्र मोदी जी सत्ता में हैं, प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रीय मुख्यालय है उसके इंचार्ज को भी बदला गया है। अरुण सिंह जो हुआ करते थे, उनकी जगह तरुण चुग को बनाया गया है। तो कई सारे फेरबदल हुए हैं मुख्यालय के स्तर पर और आईटी सेल के स्तर पर। देखते हैं ये नई टीम कितना कमाल दिखा पाती है। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अपनी खुद की विधानसभा सीट हार चुके हैं। बीजेपी इस वक्त पिछले 12 सालों में सबसे मुश्किल घड़ी से गुजर रही है। पहली बार दबाव में इस्तीफा देना पड़ा है, देश में चारों तरफ आंदोलन की बहार आई हुई है, फिर चाहे वो स्कूल सुधारो आंदोलन हो जो सीजेपी इस वक्त कर रही है, इसके अलावा तमाम और राज्यों में भी छुटपुट आंदोलन हो रहे हैं सरकार के खिलाफ। ऐसा लग रहा है 2014 के बाद से कि पहली बार सत्ता विरोधी एक लहर उठती हुई दिख रही है। प्रधानमंत्री की बातों पर जैसे एक तरह से पहले सर्वसम्मति हुआ करती थी, उनको जैसे सुना जाता था, उसमें भी लोगों में एक निराशा सी आ रही है। कई सारे मसलों पर बीजेपी घिर रही है इस वक्त। शिवेन जी, आप तो ग्राउंड पे जाते हैं, देख रहे हैं, तमाम जो हाईवे की चर्चा होती थी कि मोदी सरकार कुछ कर भले ना रही हो, हाईवे खूब बना रही है, वो हाईवे भी धंसते जा रहे हैं, हाईवे भी धंसे, पुल भी गिरते जा रहे हैं। दूसरी चीज, एक और चीज, मैंने जो ग्राउंड पे आपने बात की, तो कभी कभी मैं जब ग्राउंड पे खास तौर से दिल्ली, एनसीआर कहीं भी जाता था, तो मुझे पीएम मोदी के समर्थन में बहुत मुखर होकर लोग मिलते थे। बिल्कुल। और कई बार मुझे लगता था कि सत्ता के डर से बहुत से लोग, या मैं बात करता था तो मैं उन लोगों को मोदी का विरोधी मान लेता था जो कहते थे हमें कुछ नहीं कहना, मतलब जो कैमरे से निकल जाते थे। वो जो सवाल करो तो वो कहते थे नहीं नहीं हम कुछ नहीं कहेंगे।
लेकिन अब फर्क क्या हुआ है, जब मैं ग्राउंड पे जा रहा हूँ तो अब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं सीजेपी आंदोलन के बाद। मैं ये नहीं कह रहा सीजेपी आंदोलन ने सब कुछ बदल दिया, लेकिन पिछले कुछ समय से लोग सवाल कर रहे हैं, व्यवस्थाओं पे सवाल कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, और अब मोदी की विदेश यात्राओं पर भी लोग पहले केवल कांग्रेस टिप्पणी करती थी, विपक्षी दल मैं आम आदमी की भी टिप्पणी इस पर देख पा रहा हूँ। तो ये मुखर होना शायद मुझे लगता है, जो पहले सत्ता के डर से या उतने खुल के नहीं बोलते थे, तो क्या अब वो दबदबा जो था बीजेपी का उसमें भी, और ये दबदबा जब कम होता है तो ये चुनाव में, प्रदेश के चुनाव में भी दिखता है। बिल्कुल, क्योंकि लगता है कि आगे हम सत्ता नहीं रहने वाली है, इस तरह की सोच कुछ लोगों की बन गई होगी, तो ये नुकसान होता है। बिल्कुल। तो बीजेपी का जो अपना एक समर्थक वर्ग है, जो शुरुआत से ही बीजेपी के साथ जुड़ा रहा है, उसमें भी निराशा दिख रही है। फिर चाहे संवर्ण मतदाता हों, जिन्हें बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, वो भी कई सारे मसलों को लेकर, खासकर यूपी बिहार के, फिर चाहे यूजीसी का मामला हो, भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ था, निराशा एक दिख रही है। इसके अलावा जो बीजेपी इस वक्त अपना टारगेट सेट कर रही है, जैसे 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी का आप लाल किले की प्राचीर से भाषण सुनेंगे, तो 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने की संकल्पना की बात कही जा रही है। वो भी लोगों को बातें बहुत ज्यादा जच नहीं रही है। कितना उन्होंने शिक्षा जोड़ा जी। अब आप वैभव अगर शिक्षा को देखें तो एक चीज अच्छी बात ये हुई है, चाहे मैं कुछ भी कहूँ, उसमें कौन जीता कौन हारा, झारखंड में क्या हो रहा है, जंतर मंतर पे क्या है, सब हम लोग छोड़ दें। अगर जनहित की बात करें तो शिक्षा अब इस समय केंद्र में है, और महंगी शिक्षा को लेके आवाज उठने लगी है, व्यवसायीकरणों को लेके आवाज उठने लगी है, और इसीलिए वो कहते हैं कि हम फ्री कोचिंग देंगे, ऑनलाइन कुछ तो मिलेगा। बिल्कुल, उस पर भी सवाल उठ रहा है कि अगर आप कोचिंग देने की बात करें, उससे बेहतर है कि आप सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधार लीजिए। और कितना चाहिए आपको? किसी भी सरकारी स्कूल को पूरे देश में, तमाम राज्यों में आपकी सरकार है, 5 साल 10 साल, उससे ज्यादा वक्त तो चाहिए नहीं स्कूली व्यवस्था को सुधारने के लिए। वो भी अगर आपसे नहीं हो पा रहा, आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो इस वक्त आपको हजारों स्कूलों की फोटोज, वीडियोज आपको मिलेंगे। मिड डे मील के खानों में किस तरह से पूरा पानी को ही दाल बनाकर पेश कर दिया जा रहा है, दे दिया जा रहा है खाने को। तमाम जगह पर दिक्कतें हैं। आप नंबर्स गिनाते हैं कि हमने इतने सारे बना दिए, एयरपोर्ट्स बना दिए, लेकिन उन एयरपोर्ट्स का क्या फायदा? कुशीनगर में आपने एयरपोर्ट बनाया, वहां पर कई दिनों तक कोई फ्लाइट चलती नहीं है, पूरी तरह बंद है, वित्तीय घाटे में चल रहा है। आप कहते हैं हमने बहुत सारी मेट्रो बना दी। भोपाल में आपने मेट्रो बनाई, दिन के 100 सवारी भी वहां पर नहीं चलती, घाटे में चल रही है। तो इस चीज से भी लोगों को परेशानी हो रही है। तो इस नई टीम के ऊपर बहुत ज्यादा दारोमदार होगा सरकार की नीतियों तक को लोगों तक पहुंचाना, और एक डिफेंड करना, उसका बचाव करना। बिल्कुल। और जो एक लहर उठ रही है तीसरे कार्यकाल में, कहीं यूपीए 2 जैसा एनडीए 3 का हाल ना हो जाए, इससे बचाना भी नितिन नवीन की इस नई टीम के ऊपर ये जिम्मेदारी होगी, और उन्हें खूब मेहनत भी करनी होगी। देखते हैं आगे क्या कुछ नई टीम करती है, क्या कुछ नए ऐलान होते हैं, और इस फैसले का क्या असर पड़ता है भारतीय जनता पार्टी की सियासत पर। फिलहाल तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम और खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.